हेलो एवरीवन, दिस इज शाया फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड और आज का हमारा टॉपिक है हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। यस, यू हर्ड मी राइट, 14 प्रिंसिपल्स। लेकिन डरना नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं, इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, लेकिन ये टॉपिक स्किप नहीं करना है क्योंकि टॉपिक बहुत ईजी है। मुश्किल सिर्फ ये आती है कि ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद रखें। उसके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा निमोनिक ट्रिक है, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलना। चलो समझते हैं कि हेनरी फ्योल कौन थे और इन्होंने प्रिंसिपल्स क्यों दिए और ये 14 प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो हेनरी फ्योल एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। उन्होंने नोटिस किया कि अगर मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो मुझे मैनेजरियल एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। जब हमने टेलर की बात की थी तो टेलर ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमें वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। फ्योल कहते हैं वर्कर्स एफिशिएंसी तो इम्पॉर्टेंट है ही, मैनेजरियल एफिशिएंसी भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्योल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे हेल्प करते हैं हमारी मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, हम काम को छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड टास्क में डिवाइड कर देते हैं और फिर हमने टास्क को एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो सा एम्प्लॉय जिस काम के लिए केपेबल हो हमने उसको वही काम देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने काम को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड द वर्क। और सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूट द वर्क टू ट्रेन्ड एम्प्लॉयज, कि जिस जो सा एम्प्लॉय जो काम कर सकता है उसको हमने वही काम देना है। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हो सकता है इसकी एग्जांपल, जैसे मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स का अलग है, परचेज का अलग है, फाइनेंस का अलग है, ह्यूमन रिसोर्स का अलग है। तो इस जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, इस सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है और वो अपना ही काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन जो है वो आती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती है, हमारा काम बेटर होता है। एडवांटेजेस क्या हुई, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी एंड बेटर वर्क। सेकेंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ, अथॉरिटी का मतलब हुआ कोई पावर या राइट किसी को इंस्ट्रक्शंस देने की, ऑर्डर्स देने की, उसे अब क्या बोलेंगे अथॉरिटी, कि मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास ये राइट है कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसकी बात हो सकती है, सुपीरियर्स की बात होती है, अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स दे सकते हैं। सेकेंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ कोई ड्यूटी या ऑब्लिगेशन किसी काम को टाइम पे कंप्लीट करने की। जैसे सुपीरियर्स ने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिया तो ये ऑब्लिगेशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है सबऑर्डिनेट्स की कि उस काम को टाइम पर कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम रेगुलर लाइफ में लेते हैं। सपोज आप कहीं पे जा रहे हैं और आपके सामने किसी ने एक कैन नीचे फेंक दिया, तो आप उसको जाके बोल सकते हैं कि सर ये आपने नीचे फेंक दिया, आप इसको प्लीज डस्टबिन में फेंक दो। आप बोल सकते हैं, लेकिन आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि हेलो पिक इट अप एंड थ्रो इट इन डस्टबिन, कैन यू से दैट? नो, यू डोंट हैव दैट अथॉरिटी, राइट। आप उसको बोल सकते हैं कि प्लीज उठा के फेंक दो, आप उसको इंस्ट्रक्शन से ऑर्डर नहीं दे सकते हो, राइट। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज अ सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डस्टबिन, आप गार्बेज को ऐसे रोड साइड पे नहीं फेंको, आप उसे डस्टबिन में फेंको। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, आपकी ड्यूटी हुई। अथॉरिटी हुई कोई पावर, आपको उस बंदे को बोलने का कोई अथॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट बोल सकती है, आपके पास तो नहीं है, तो आपके पास ये राइट नहीं है। अथॉरिटी हुई राइट, किसी को इंस्ट्रक्शंस देने की, ऑर्डर्स देने की, और ड्यूटी हुई ऑब्लिगेशन किसी एक काम को कंप्लीट करने की। ठीक है, अब फ्योल ने इसमें बोला है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए, कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसे सेम इक्वल लेवल की अथॉरिटी भी दो, अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो सेम लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। तो अगर इधर में दो मेन पॉइंट्स है, दैट इज अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हमें अथॉरिटी मिली है पर
इक्वल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली, तो उस केस में हमारा होता है मिसयूज। इसकी एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन की बात में लेते हैं, ऐसे सिंपल एग्जाम्पल है, जनरल एग्जाम्पल है। सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको 5000 रुपीज दिए एज अ पॉकेट मनी, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये फर्स्ट टाइम आपको दे रहे हैं कि ये लो 5000 रुपीज पॉकेट मनी, ठीक है। लेकिन उन्होंने आपको ये अथॉरिटी दे दी उस 5000 रुपीज को स्पेंड करने की, लेकिन उन्होंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी कि आपको ये पैसे 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करने हैं, खर्च करने हैं, मतलब कि 1 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपने 1 दिन में स्पेंड किए तो आपको और नहीं मिलने वाला, और आप गए और खर्च कुछ के आ गए थे। नेक्स्ट बाबा पैसे बेटा कहाँ दे दिए आपको, तो ये क्या हुआ, उन्होंने आपको अथॉरिटी दी 5000 रुपीज को स्पेंड करने की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस नहीं बताई कि आपने उसको 1 महीने तक यूज करने हैं, राइट। तो ये हुआ अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमने उनको अथॉरिटी दी लेकिन हमने उनको ड्यूटीज नहीं बताई कि आपने कैसे करना है, कि कितने या आपकी ड्यूटी है, ऐसे ऐसे करना है, राइट। सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी लेकिन अथॉरिटी ही नहीं दी, पावर्स ही नहीं दी, कुछ राइट्स ही नहीं दिए वो काम कंप्लीट करने के लिए, तो उससे क्या होगा, उससे जो मेरा वर्क होगा वो इनइफेक्टिव होगा, राइट। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज आपको एक ग्रुप का टीम लीडर बना दिया, ठीक है। अब टीचर ने बोला कि काम कंप्लीट होना चाहिए और अगर नहीं हुआ ना कंप्लीट तो मैं टीम लीडर को पकड़ूंगी, ठीक। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी टीम लीडर को कि काम कंप्लीट होना चाहिए। अब ये अथॉरिटी नहीं दी है टीचर ने कि आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, ऑर्डर्स दे सकते हो, कि कमांड्स दे सकते हो कि आप बाकियों को ये सब कर सकते हो कि आप जाओ ये काम करो। तो टीम लीडर को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि काम कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ये अथॉरिटी नहीं दी कि आप ये काम बाकियों से कंप्लीट करवा सकते हो। तो बाकी लोग क्या होगा, फिर काम पूरा हो पाएगा, इनइफेक्टिव होगा ना, टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यही बात है कि काम अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी भी देनी है, मतलब कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसे एक ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक सेल्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सेल्स टारगेट्स को अचीव करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, अपने टू अचीव टारगेट्स, राइट। अथॉरिटी हमने उनको दी कि वो अपने कस्टमर्स को पर्सनली विजिट कर सकते हैं, और सेकेंड वो ऑफर्स और डिस्काउंट्स स्कीम्स जो है वो ऑफर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। अब सेल्स मैनेजर क्या करता है, खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए खुद की मर्जी से कोई भी ऑफर लगा देता है, डिस्काउंट लगा देता है, स्कीम्स लगा देता है, अपने कस्टमर्स को दे देते हैं, तो उससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इस केस में क्या हुआ, जो अथॉरिटी थी वो ज्यादा थी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब मैच नहीं थी, अथॉरिटी वाज नॉट इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसलिए क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर अथॉरिटी इक्वल होती रिस्पॉन्सिबिलिटी के, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग देते, हम इधर बोल सकते थे कि आपने जो भी डिस्काउंट्स देने, स्कीम्स देने हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन ने ही डिस्काउंट और स्कीम्स दिए, आप सिर्फ वही दे सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे सकते, तो क्या होता, शायद हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस नहीं होता। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। और इसकी एडवांटेज क्या है, नंबर 1 इट प्रिवेंट्स मिसयूज नहीं होता हमारी अथॉरिटी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस नहीं होता, और सेकेंड इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब हुआ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस को ओबे करना, ठीक है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाने के लिए जो भी हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हमने उन्हें ओबे करना है। सेकेंड है कि अगर हमने कोई भी एग्रीमेंट की है तो उस पर कमिटेड रहना है, हमने कोई एग्रीमेंट की है तो हमने उसमें कमिटेड रहना है, हमने बाद में मुकरना नहीं। इसकी एग्जांपल लेते हैं डिसिप्लिन की। सपोज ट्रेड यूनियंस और मैनेजर्स के बीच में एग्रीमेंट होती है, मैनेजर्स बोलते हैं कि हमें 10 डेज के अंदर एक टारगेट अचीव करना है, तो अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो हम आपकी सैलरी को इंक्रीज कर देंगे, तो कमिटमेंट की मैनेजर्स हैं। तो ट्रेड यूनियंस कहते हैं कि ठीक है, वर्कर्स कहते हैं कि ठीक है, हम ओवर टाइम करेंगे, हम टारगेट्स को भी अचीव करेंगे अगर आप हमारी सैलरी को इंक्रीज कर दो। उनके भी उधर से भी कमिटमेंट आई, वर्कर्स ने भी की और मैनेजर्स ने भी। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रहेगा, जब मैनेजर्स और वर्कर्स
दोनों अपने दोनों अपनी कमिटमेंट्स को ओबे करें, दोनों अपने कमिटमेंट्स पूरी करें। मैनेजर्स कैसे पूरी करेंगे? उनकी सैलरी इंक्रीज करके, और वर्कर्स कैसे ओबे करेंगे? अपने काम को, अपने टारगेट्स को अचीव करके, राइट। तो फ्योर बेसिकली कह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होनी चाहिए। वो कैसे होगी? वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करके और अपनी अग्रीमेंट्स में कमिटेड रहेंगे। तो उससे एडवांटेज क्या होगा हमारा? पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्योस नहीं होगा कोई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करेगी। सेकेंड इज बेटर रिलेशन, मेरे मैनेजर्स और मेरे वर्कर्स के बीच में रिलेशन जो होगा वो बेटर होगा। और थर्ड इज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, ऑब्वियसली हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। फोर्थ हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में फ्योर बोलते हैं कि वन पर्सन, वन इंडिविजुअल अंडर वन हेड, मतलब कि एक इंडिविजुअल, एक सबऑर्डिनेट सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा और किसी से नहीं लेगा, राइट। वो और किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और वो किसी और से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेगा। जब हमने टेलर की बात की थी तो उसका तो उनकी एक टेक्निक थी फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है कि एक वर्कर 8 अलग अलग फोरमैन से इंस्ट्रक्शंस लेता है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है जो फ्योर ने हमें दी है ये टोटली ऑपोजिट है उस प्रिंसिपल का, क्योंकि उसमें हम बात कर रहे थे कि एक वर्कर अंडर 8 डिफरेंट फोरमैन। इसमें हम बात कर रहे हैं कि वन वर्कर अंडर वन बॉस, वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, एक ही बॉस होगा हर एम्प्लॉय के लिए, और रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स भी लेगा और एक ही सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हूँ सपोज, और मेरे जो मेरे बॉस हैं उन्होंने मुझे बोला कि आपने गुड एक्स प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है? गुड एक्स। मैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में और मेरे सुपीरियर ने मुझे बोला कि तू प्रोड्यूस गुड एक्स। तो जो सेल्स डिपार्टमेंट वाला है, सेल्स डिपार्टमेंट वाले मैनेजर मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि नहीं, गुड एक्स की डिमांड नहीं है, आपने गुड वाई प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पे जो मैं कंफ्यूज हो गई, मैं गुड एक्स प्रोड्यूस करूँ या गुड वाई प्रोड्यूस करूँ? तो इवेंचुअली क्या होगा, मैं दोनों में से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती, यार पता नहीं, वो दोनों आपस में सॉर्ट आउट करें, उसके बाद मुझे तो फिर प्रोड्यूस करूँगी, अभी मैं कैसे करूँगी? तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी? नीचे होगी ना, हम तो परफॉर्म ही नहीं करें, हमारी परफॉर्मेंस ही नहीं हुई। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जब एक वर्कर दो अलग अलग सुपीरियर से ऑर्डर्स लेगा, इंस्ट्रक्शंस लेगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और हमारी परफॉर्मेंस वो परफॉर्म ही नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं आपके घर की, जैसे आपके पापा आपको बोलते हैं अकाउंट्स पढ़ो, राइट, मम्मा बोलेंगे नहीं 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 मैथ पढ़ो, और आप क्या करोगे? छड्डो पड़े दोनों, हम तो नेटफ्लिक्स देखेंगे, राइट। तो क्या हुआ कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो तो कम होगी ना, जब हमने दो लोगों से ऑर्डर्स लिए। तो अगर हम इधर सिर्फ अगर वो सिर्फ उन्हीं की सुनता तो हमारा गुड एक्स प्रोड्यूस हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं, और यही कहते हैं कि एक इंडिविजुअल एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स लेंगे, उससे क्या होगा, उसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला कि कंफ्यूजन नहीं होगा, कि जो एम्प्लॉय होगा वो कंफ्यूज नहीं होगा, राइट। सो देयर विल बी नो कंफ्यूजन, फिर है क्लियर कट ऑर्डर्स। क्लियर कट ऑर्डर मिल गया मुझे कि मुझे उन्हीं की बात सुननी है और उन्होंने मुझे बोला ये चीज करो तो मैं यही चीज करूंगी, ठीक है। नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपीरियर्स, सुपीरियर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होगी क्योंकि डुअल सबऑर्डिनेशन ही है ना, राइट। हमें जब एक ही मैंने सुपीरियर से ऑर्डर्स लेने हैं तो मैं उन्हीं की बात सुनूंगी, तो कोई कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, राइट। फिफ्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फ्योर कहते हैं वन हेड वन प्लान, कि मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अपना सारी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करे। मतलब कि हमने जो भी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो भी परफॉर्मेंस करेंगे, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, उन सबका मोटिव क्या होगा? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, राइट। इससे क्या होगा कि मेरी एक्शंस में यूनिटी होगी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन रहेगी।
एग्जाम्पल से समझते हैं, पिछले एग्जाम्पल को ही लेंगे। जैसे हमने बोला था कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं, और जो सेल्स मैनेजर जो है वो गुड वाई को प्रोड्यूस करने के लिए। सेल्स मैनेजर कह रहे हैं गुड वाई की जो डिमांड है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू गुड एक्स। तो अब इनके बीच में क्या है, कन्फ्लिक्ट है। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव देखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है अपनी प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज करना अपने प्रॉफिट्स को, और अपनी सेल्स को इंक्रीज करना। तो इधर अब इन्होंने देखा कि अच्छा हमें प्रॉफिट्स इंक्रीज करना है, हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, तो हम देखेंगे कि किस गुड की डिमांड ज्यादा है। तो वो जैसे देखा, उन्होंने बोला कि गुड वाई की डिमांड ज्यादा है, इन दोनों ने डिसाइड किया ओके फाइन हम गुड वाई प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अब क्या करेगा, गुड वाई प्रोड्यूस करेगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट दोनों अपने अपने खुद के अलग से टारगेट सेट करेंगे, खुद देखेंगे कि कैसे करना है, क्या हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, हमने कैसे सेल करना है, अपना अपना देखेंगे, लेकिन अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे। जो प्रोडक्शन की और सेल्स की जो एक्टिविटीज है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करनी चाहिए। तो वो कैसे हुई, जब हमने देखा कि हमारे जो डायरेक्शंस हैं, जो हमारा प्लान है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है। तो वन हेड वन प्लान। इससे एडवांटेज क्या हुआ, इससे हमें फायदा क्या क्या हुआ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहला फायदा हुआ कि मेरी एक्शंस में यूनिटी है, जो भी मेरी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो एक जैसी हो रही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन है, और जितने भी मेरे एफर्ट्स हैं, जितने भी मेरे रिसोर्सेज है वो कम से कम वेस्ट हो रहे हैं। वो मतलब कम वेस्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एक कोई जैसे अगर इधर होता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता, सेल्स डिपार्टमेंट गुड वाई की सेल्स में अपने सारे एफर्ट्स लगाता, मेरे एफर्ट्स वेस्ट, मेरे रिसोर्सेज वेस्ट, मेरा मटीरियल वेस्ट। तो इससे क्या हो रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से मेरी जो वेस्टेज है वो कम होगी। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन मतलब जो हमने वेजेस पे करने हैं, जो हमें सैलरीज पे करनी है एम्प्लॉयज को। तो फ्योर कहते हैं कि जो भी हमने सैलरीज या वेजेस हमने पे करनी है एम्प्लॉयज को वो फेयर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर होनी चाहिए और एम्प्लॉयज के लिए भी फेयर होनी चाहिए। मतलब कि एम्प्लॉयज की मेहनत के हिसाब से, उनकी काम के हिसाब से हमने उनको पे करना है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन देखकर भी हमने उन्हें पे करना है। ऐसा ही नहीं कि हम उनको बहुत ज्यादा पे करें जो हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बाहर हो। तो क्या कह रहे हैं कि सैलरी शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमने एम्प्लॉयज को ऐसे सैलरी देनी है कि वो मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए और सेटिस्फाइड रहे, और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि हमारी पेइंग कैपेसिटी के अंदर हो। जब हमने पे करने हैं एम्प्लॉयज को सैलरी रेम्यूनरेशन, तो हमने 3-4 फैक्टर्स जो हम कंसिडर करते हैं। पहला फैक्टर है कि गवर्नमेंट ने क्या लॉज बनाए हुए हैं वेजेस के रिलेटेड, कि कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि इससे कम नहीं देनी है, तो इससे कम हमें सैलरी नहीं देनी, तो हमने ये भी ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट के क्या लॉज हैं। सेकेंड, हमारी पेइंग कैपेसिटी कि हम कितना पे कर सकते हैं। थर्ड, नेचर ऑफ वर्क कि वो काम जो कर रहे हैं उनका क्या नेचर है। अब जैसे जो मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी एज कंपेयर टू वर्कर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी जो काम है, उनका काम बहुत कम्प्लेक्स है, रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर एफर्ट्स, इसलिए उनकी सैलरी एज कंपेयर टू वर्कर्स ज़्यादा होगी, राइट। तो नेचर ऑफ वर्क। एंड फोर्थ इज हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या पे कर रहे हैं, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये जो 4 फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं बिफोर पेइंग टू आवर एम्प्लॉइज। तो इससे एडवांटेजेस क्या होंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। फर्स्ट इज हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। मेरी अगर मैं अच्छी सैलरी उनकी मेहनत के हिसाब से उनको सैलरी दूंगी तो मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे। बेटर रिलेशन, मेरे मैनेजर्स और मेरे वर्कर्स के बीच में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो बेटर रहेंगे। एंड थर्ड इज स्मूथ फंक्शनिंग, मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करेगी। That's it। आज के इस वीडियो में हम यही 6 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, बाकी के 8 प्रिंसिपल्स नेक्स्ट वीडियो में हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।